हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो कोड लिखा है BPHCT 131। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। और ये कौन से बच्चों के लिए है? ये आपका BSCG और BSCM वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे देखो सेशन भी लिखा है, दिसंबर 2025 का ये पेपर है। कोड के साथ नाम भी लिखा है BPHCT 131 मैकेनिक्स। और बाकी के ये इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। एक बात ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आपके बुक में से ही आते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपको बुक में भी दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है आंसर एनी 5 पार्ट्स, यानी कि कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से हमें उसमें से केवल 5 करने हैं। एग्जाम में आपको 5 करने हैं, यहाँ पे हम आपको सारे करवाएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच आपको एंगल फाइंड करना है। इसके साथ लिखा है कि वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू ऑफ अ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड गिवन दैट, यानी कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? नॉन जीरो है। इसका क्या मतलब है अभी बताएंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का यूज करके आपको वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब बुक में देखो, बुक में देखना यूनिट फर्स्ट। ठीक है। यूनिट फर्स्ट के जो टर्मिनल क्वेश्चंस हैं उसमें आ जाना, और क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक सेकेंड, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है? वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। बस एग्जाम में इतना सा चेंजेस होता है, ऐसे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। देखो बाकी सेम लिखा है, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन दैट, देखो सेम लिखा है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। सिंबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है। ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, करने का मेथड सेम है। तो अगर आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 सेम पैटर्न पर है आपका ये क्वेश्चन, ये आपने किए होंगे तो एग्जाम में ये कर पाएंगे। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखना बहुत सिंपल है। ये हमने आपको समझाई दिया क्वेश्चन। ठीक है। अब इसका पहले गिवन करते हैं, गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन देखना जरा, सॉल्यूशन में गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, सच दैट, किस तरह दे रखे हैं, कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं कि मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, इन दोनों के प्लस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर पी और माइनस में वेक्टर क्यू का। इन दोनों का यूज करके आपको वेक्टर पी और क्यू के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है। एंगल बताना है आपको बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, ये आपको बताना है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात और देखो क्या लिखी क्वेश्चन में कि वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू ऑफ अ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड की मीनिंग और नॉन जीरो का मतलब पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं, देखो इसको जरा समझना। वेक्टर पी, ये है आपका वेक्टर पी, इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक है। ठीक है। और अगर कहीं पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई वर्ड नहीं, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, ये आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से फिनिश किया है, ठीक है। और कहीं पर ये लिखा है क्यू, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था बस, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी बता देते हैं अभी, एक सेकेंड। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है नॉन जीरो, है ना। अरे जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो आपको पता है, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर लिखा है कहीं एक्स की वैल्यू टू, तो इसका मतलब क्या है, एक्स जीरो नहीं है, चाहे कुछ और हो लेकिन जीरो नहीं है। इसे बोलते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब वो वैल्यू जो जीरो नहीं है। तो वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉन जीरो है, वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, नॉन जीरो है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना जरा, नाउ हमारे पास ये दे रखा था, वेक्टर पी प्लस में वेक्टर क्यू इज इक्वल टू में वेक्टर पी माइनस में वेक्टर क्यू। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर आपने चैप्टर फिनिश किया होगा तो आपको पता होगा। समझना जरा हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये तो पता होगा ना, बीच में क्या है, ये वेक्टर ए है, अगर दोनों तरफ ये लाइन खींच देंगे उसे बोलते हैं मॉड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उम्मीद करते हैं आपको सिंबल्स पता होगा, नहीं पता तो प्लीज़ सिलेबस कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी करके दिखा देंगे क्यों, कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, केवल ए करके, अभी तो समझाया है। या फिर केवल ए लिखो, या वेक्टर ए के दोनों तरफ ये लाइन खींचो वर्टिकल, दोनों का मतलब एक ही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और ये ऐसे क्यों है अभी आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो वहाँ पे दे रखा है। करें इसे सॉल्व, देखो अगर आप नोटिस करोगे, हमें ये राइट साइड वाला देख रहे हैं, देखा क्या लिखा है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर है, इसे ओपन करो। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो किस में ओपन होता है, ए कॉस थीटा, भी तो पता होना चाहिए आपको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ए और ए तो हो गया ए स्क्वायर, इनटू में ये कितना हो गया, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वन, याद करो। कॉस जीरो कितना होता है, वन। तो ए स्क्वायर इंटू वन कितना हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर। और रूट से ए स्क्वायर कैंसिल होता है, बाहर कितना आता है, ए। तो वही लिखा है कि मैग्नीट्यूड, ये रूट के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, दोबारा देखो, नहीं आया तो प्लीज सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, ठीक है। मेन काम हमारा ये समझाना था कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है तो उसे हम रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी तो अंदर आपके दो वेक्टर हैं, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, इन दोनों को प्लस करोगे तो वेक्टर ही तो है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझना जरा ध्यान से, कि वेक्टर पी प्लस में वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर पी और प्लस में वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे हमने ये तो लिखा है, यहाँ पे ए था, ए का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ पे पी प्लस क्यू है तो हमने पी प्लस क्यू का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इधर क्या है, पी माइनस क्यू है तो पी माइनस क्यू का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब सिंपल सा है, कुछ नहीं, जो आप बेसिक कैलकुलेशन करते हो ये वो चीज़ है। करें, पहले पी का करेंगे इस पी के साथ, ठीक है, फिर पी का करेंगे इस क्यू के साथ, सेम कहानी हम इस वाले क्यू के साथ भी करेंगे, और फिर राइट साइड। तो ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर पी डॉट में वेक्टर पी प्लस में वेक्टर पी डॉट में वेक्टर क्यू प्लस में क्यू डॉट में वेक्टर पी और प्लस में क्यू डॉट में क्यू।
उम्मीद करते हैं ये आपको आते कि सिंपल सी मल्टीप्लाई की हमने। अभी साइड देखो, पहले इस पी का करेंगे इस पी के साथ, फिर इस क्यू का करेंगे, फिर सेम इस क्यू के साथ करेंगे। तो वेक्टर पी डॉट में वेक्टर पी, माइनस में वेक्टर पी डॉट में वेक्टर क्यू, फिर माइनस क्यू डॉट में वेक्टर पी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू। ठीक है। और अभी आपने सीखा था, सीखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम ओपन करके लिख, आप चाहो तो ओपन करके लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, पी और पी कॉस थीटा। ठीक है। ये कितना हमारे पास, पी क्यू कॉस थीटा प्लस में क्यू पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू क्यू कॉस थीटा। ठीक है। अब सेम इसमें भी कर दो इस साइड। हमने ए डॉट बी का जो फॉर्मूला था ना, स्केलर प्रोडक्ट, उसी से तो ओपन किया है। ये भी हो जाएगा पी और पी कॉस थीटा, माइनस में पी क्यू कॉस थीटा, माइनस में क्यू पी कॉस थीटा, प्लस में क्यू क्यू और कॉस थीटा। और आप सभी को पता होगा, क्योंकि पी और पी सेम वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा। पी और क्यू के बीच का हमें एंगल नहीं पता, अभी तो निकालना है, ये निकालना है। ये क्यू क्यू सेम है तो इनके बीच का भी एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कुल मिला के ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर इंटू में कॉस जीरो, प्लस में अब यहाँ पे देखना पी क्यू कॉस थीटा और क्यू पी कॉस थीटा एक ही चीज़ है। पी क्यू लिखो या फिर क्यू पी लिखो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्यू था तो क्यू स्क्वायर इंटू में कॉस जीरो, और कॉस जीरो वन होता है, ध्यान रखना। ठीक है। राइट साइड क्या दे रखा है, ये दे रखा हमारे पास पी स्क्वायर और कॉस जीरो, माइनस में ये पी क्यू कॉस थीटा और क्यू पी कॉस थीटा हो जाएगा माइनस में पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है। लास्ट में क्या था, प्लस में क्यू स्क्वायर और इंटू में कॉस जीरो। अब जो भी कॉस जीरो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो ये वाला स्टेप छोड़ के नेक्स्ट भी कर सकते हो, हम तो बस आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये बन जाएगा पी स्क्वायर, ये बन गया टू पी क्यू और कॉस थीटा, प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू में ये कितना बन गया हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे टू था, ऐड हो जाएगा ना दोनों, टू पी क्यू कॉस थीटा और प्लस में क्यू स्क्वायर। अब आप चाहो तो रूट से रूट कैंसिल कर दो या दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस में, अबे रूट कैंसिल करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और माइनस में टू पी क्यू कॉस थीटा। पी स्क्वायर प्लस का है, पी स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू स्क्वायर प्लस का है, क्यू स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये टर्म पूरी प्लस की, ये माइनस की तो कैंसिल नहीं होगी, इधर आगे प्लस की बन जाएगी। यानी कि टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस में टू पी क्यू और आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो टू पी क्यू कॉस थीटा, टू पी क्यू कॉस थीटा कितना बन जाएगा, फोर। फोर पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फोर, फोर इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, इन चारों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आ रहा है, जीरो। अगर इन सभी की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ रहा है जीरो, तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई जीरो, कोई ना कोई एक नंबर कम से कम एक जीरो होगा, तभी तो जीरो आ रहा है। तो फोर तो जीरो है नहीं, फोर तो जीरो है नहीं, पी भी जीरो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू भी जीरो नहीं है, लेकिन इन सभी की मल्टीप्लाई जीरो है, तो इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होगा। समझ गए ना, इसलिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था पी और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कॉस जीरो है तो इसका मतलब क्या है, कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती है, 90 की, कॉस 90। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो, कितना बचा, थीटा इक्वल टू 90, या फिर आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू में पाई बाई टू।
ठीक है। इसके कुछ स्टेप आप चाहो तो ये स्टेप मिस भी कर सकते हो यहाँ से, ये वाले, ये तो हमने आपको डिटेल में बता दिया, ये वाला स्टेप और ये स्टेप मिस कर सकते हो, डायरेक्ट भी यहाँ तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।